सोशल मीडिया के जितने भी जर्नलिस्ट यहाँ मौजूद हैं उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको धन्यवाद कहता हूँ। और मुझे सुनकर अच्छा लगा कि आप लोग जो है वक्त से पहले यहाँ आए इस प्रेस वार्ता के लिए, तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। और मैं कुछ 2-4 बातें आपसे करना चाहता हूँ। उससे पहले मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ मुंबई कांग्रेस का, हमारे NSY का और हमारी पार्टी के जो तमाम फ्रंटल हैं, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, मैं सभी जो हमारे कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, हमारे बीच बरसाताई बैठी हुई हैं, मैं सबका जो है आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक बार फिर मुंबई आने का अवसर दिया है। वैसे तो मैं मुंबई कितनी बार आया हूं ये मुझे याद नहीं है। इतना कार्यक्रम मैं महाराष्ट्र में और मुंबई में कर चुका हूं कि शायद उसकी गिनती रखना मुश्किल है। लेकिन ये बात मैं ज़रूर मेंशन करना चाहता हूं कि जब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने NSY का राष्ट्रीय प्रभार दिया है, मैं स्टूडेंट नहीं हूं। 2018 में हमने अपना स्टूडेंटशिप ख़त्म कर लिया था, अपनी PhD सबमिट कर दी थी। उसके बाद से जो है स्टूडेंट पॉलिटिक्स से, स्टूडेंट एक्टिविटी से, एक्टिविज्म से थोड़ा सा एक दूरी था, क्योंकि मुख्यधारा की राजनीति में सक्रिय हो गए थे। एक बार फिर से मुझे मेरी पार्टी ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी, इन लोगों ने ये जिम्मेवारी दी है कि इस देश में विद्यार्थियों का जो सवाल है उसको ईमानदारी से, प्रतिबद्धता से, उन मुद्दों को NSY न सिर्फ उठाए बल्कि ये तय करे कि जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार है और जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है, विद्यार्थियों के इन मुद्दों को हम अपनी न सिर्फ घोषणा पत्र में शामिल करें बल्कि इन मुद्दों को हम समाधान तक लेकर के जाएं, जिसको कहते हैं एक लॉजिकल कल्मिनेशन तक NSY इसको पहुंचाए। तो NSY के लोग करते हैं, NSY के प्रभारी यहाँ बैठे हैं, NSY की पूरी टीम है, ये लोग करते हैं। हम बस इनके साथ जो हमारा अनुभव है उस अनुभव को जोड़ करके इनके साथ काम करने की कोशिश करते हैं। तो सभी को बहुत आभार। तो राष्ट्रीय प्रभारी बनने के बाद मैं पहली बार ये हमारे लिए स्वाभाविक रूप से एक विशेष क्षण है। और ताई ने कहा कि जब आप आ रहे हैं मुंबई तो जो है औपचारिकता पूरी होनी चाहिए। इसीलिए देखिए हमारे माथे का तिलक जो है ना हमारे सर से भी थोड़ा ज्यादा लंबा होता है। तो हमने कहा जब बातचीत हो रही है, कहते हैं ना कि मौका भी है और दस्तूर भी, तो आप पत्रकार साथियों से भी बात किया जाए और जो हमारे मुद्दे हैं आपके बीच रखा जाए। मैं 3-4 चीज़ें आप लोगों के सामने हाईलाइट करना चाहता हूँ। सबसे अव्वल तो ताई आप जो मराठी बोल रही थी मुझे पूरा समझ में आ रहा था कि आप ये कह रही हैं कि पुलिस जो है, जब हम हॉल का परमिशन लेने के लिए गए तो पुलिस बोली कि मैदान में कर लीजिए, हॉल में क्यों कर रहे हैं। मैदान का परमिशन लेने के लिए गए तो पुलिस बोली कि जो है आप हॉल में कर लीजिए, मैदान में क्यों ले रहे हैं, मैदान में क्यों कर रहे हैं, हॉल में कर लीजिए, हॉल में क्यों कर रहे हैं, मैदान में कर लीजिए, मैदान में क्यों कर रहे हैं, सड़क पे कर लीजिए। दरअसल क्या है ना कि पुलिस की कोई गलती नहीं है। अब मेरे ख्याल से इस देश में धीरे धीरे जो सिस्टम बन गया है ना, उस सिस्टम के चलते कुछ लोगों को लगता है कि किसी नेता की ड्यूटी बजाना ही देश सेवा है, किसी पूंजीपति की गुलामी करना ही देश सेवा है। कुछ लोगों को ये लगने लगा है कि अदानी के तलवे चाटना ही देश सेवा है। ऐसा नहीं है। आप इस देश के आम लोगों के टैक्स के पैसे से सैलरी लेते हैं, तो आम लोगों के लिए चीजें बेहतर रहे, कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसको इंश्योर करना है। और पुलिस, जहां तक आपने कहा कि ऊपर से आदेश है, दरअसल बात यह है कि जया साहब के पिताजी को हमसे बहुत बड़ी मोहब्बत है। He loves me। तो हम जहाँ कहीं भी जाते हैं तो हमारे लिए विशेष प्रबंध करते हैं। जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे तो मुझे लगता था कि स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट इजी केक होता है, शायद इसलिए तंग करते हैं। जब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने हैं तब से भी जो है उनका मोहब्बत कम नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से जो है लोगों के खाते में 15 लाख रुपया आया हो न हो, भाजपा का हमारे प्रति प्रेम तो जरूर डबल है। तो कोई बात नहीं है, वो बहुत दिन से ये प्रयास कर रहे हैं। मुझे आदत हो गई है, जैसे सचिन तेंदुलकर को सैंडवार्न का बॉल खेलने का आदत हो गया था ना, बॉल कितना भी स्पिन करे जाना सर के ऊपर से ही है। तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। और एक दिक्कत इनके साथ ये है ना कि थोड़ा विज्ञान ठीक से पढ़े होते थे तो ऐसा नहीं करते। आप
आप अनावश्यक जब किसी चीज को दबाने का प्रयास करते हैं तो और पूरी शक्ति से ऊपर उठाता है। अभी क्या है ना कि हमारे कार्यकर्ता जो है, आज संडे है, जाएं कि ना जाएं, ये आपको नोटिस भेज करके अच्छा किए, अब वो भी जोश में आ जाएंगे, अब तो पक्का जाएंगे, अब तो जाना ही पड़ेगा। तो दरअसल एक तरह से हमारा काम आसान ही कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो हमको रोकना चाहते हैं उस तरीके से हम रोकने वाले तो हैं नहीं। क्योंकि राहुल जी कहते हैं डरो मत, तो मैं जो है अपने पुलिस के साथियों को भी कहता हूँ और भाजपा वालों को भी कहता हूँ, डरो मत, सुनो, सच है वही बोल रहे हैं। अगर झूठ बोल रहे हैं तब तो फिर तो आपको डरने की जरूरत है, क्योंकि आप झूठ बोल करके देश का प्रधानमंत्री बने हैं तो आपको लगता है कि कोई भी झूठ बोल करके देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा, लेकिन हमारा वो कैरियर नहीं है। हम इस देश की जो वास्तविक हालत है वो बोल रहे हैं। हमारा राजनीति में सिर्फ चुनाव जीतने से, सरकार बनाने से सरोकार नहीं है। हमारा राजनीति में इस बात से सरोकार है कि ये देश 140 करोड़ लोगों का देश है। दो बेचेगा दो खरीदेगा, ये नहीं चलने वाला है। और आप अगर मुंबई की भी बात करें तो किस तरीके से पूरे के पूरे मुंबई को अपने दोस्त को हैंडओवर करने की तैयारी की जा रही है, इस पे आप सब लोग देख रहे हैं। रीडेवलपमेंट, पहले डेवलपमेंट तो कर लो फिर रीडेवलपमेंट करना। अभी डेवलपमेंट ही नहीं हुआ और रीडेवलपमेंट कर रहे हैं। और उसमें बेईमानी क्या है? बेईमानी ये है कि उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेकर के आ रहे हैं। तो मैं बस प्रधानमंत्री का वादा याद दिला देता हूं आप सबको। उन्होंने कहा था कि 2022 तक सबको पक्का मकान मिलेगा। तो जब सबको पक्का मकान मिलेगा तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की क्या जरूरत है? मुंबई में रहने वाला जो भी व्यक्ति है, ये पूरा शहर सबका है, फिर सबके ही माथे पे छत होना चाहिए, सबके ही बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था होनी चाहिए, सबके लिए ही इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए, सबके लिए ही चलने की व्यवस्था हो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो, सबकी सुरक्षा हो। नारा आप ही दे रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। और जब रीडेवलपमेंट का जो आप खेल खेल रहे हैं तो उसमें जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेकर के आ रहे हैं। कोई इंसान, उसकी पूरी की पूरी पीढ़ी, और एक नहीं कई, जिस जगह पे रह रहा है आप उसको वहां से रिलोकेट कर देना चाहते हैं रीडेवलपमेंट के नाम पे। असल खेल क्या है? खेल ये है कि जिस तरीके से मुंबई की सूरत बदलती गई, अब ये चाहते हैं कि इस बदलती हुई परिस्थिति में ज्यादा से ज्यादा जो मुंबई का संसाधन है उसको औने पौने तरीके से अपने दोस्त की तिजोरी में पहुंचा दें। तो हम यहाँ इस मंच से यह बात कहना चाहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस न सिर्फ इस देश को आजादी दिलाई है, बल्कि इस देश के आम लोगों के लिए रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, इसको सुनिश्चित की है। अगर आप इसको छीनने की कोशिश करेंगे तो हम गांधी के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, माफी मांगने वाले लोग नहीं हैं। आपकी जेलें कम पड़ जाएगी, लेकिन हम लोगों के हक और अधिकार के लिए अपने आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे और हमारी पार्टी लड़ती रहेगी। ये एक बात हम आप प्रेस वार्ता के माध्यम से जो मुंबई का लोगों की समस्या है वो आपके सामने रखना चाहते हैं। और दूसरा जो सबसे एक और महत्वपूर्ण बात है जो आपसे साझा करना चाहते हैं, देश में जो शिक्षा की हालत है, आप देखिए कि 100% में 10% भी सरकार जो है वो शिक्षा पे खर्च नहीं करती है। हमारे एजुकेशन के ऊपर बजट का 10% भी एक्सपेंडिचर नहीं है, 100 में 10 रुपया भी नहीं। और उसके चलते क्या हो रहा है, दिनों दिन आम लोगों के लिए शिक्षा उनकी पहुंच से दूर होता जा रहा है। बड़ी साजिश की गई कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होता है, इसीलिए प्राइवेट स्कूलों की बाढ़ आ गई। आज स्थिति ये है कि सरकारी तो छोड़ दीजिए, सरकारी तो विद्यालय इस नाम से बंद किए जा रहे हैं कि एडमिशन नहीं हो रहा है तो सरकारी कॉलेज बंद कर देते हैं। एडमिशन नहीं हो रहा है तो फिर शिक्षा मंत्रालय क्या करता है? क्या शिक्षा मंत्री गुल्ली डंडा खेल रहा है? पूरी की पूरी शिक्षा विभाग क्या कर रहा है? हालत ये है कि आम लोगों को उनके बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है। आप किसी भी इंसान से जाकर के बात कर लीजिए, आज के समय में LKG UKG में एडमिशन लेना इंजीनियरिंग और मेडिकल में एडमिशन लेने जैसा हो गया है। अगर आपके पास किसी बड़े नेता का सिफारिश ना हो
तो आपके बच्चों का एडमिशन नहीं होता है और डोनेशन देना पड़ता है। बच्चे का एडमिशन कराने के लिए माँ बाप का इंटरव्यू लेते हैं। बताइए, ये तो वही बात हो गई ना कि अगर माँ बाप नहीं पढ़ पाए तो उनके बच्चों को भी नहीं पढ़ने देंगे। ऐसा पहले एक दो किसी इलीट स्कूल में होता था, धीरे 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 ये कल्चर बनता जा रहा है। स्कूल की हालत क्या है? आपको टाई भी वहीं से खरीदना है, बेल्ट भी वहीं से खरीदना है, जूता, मोजा, डायरी, बैग, टिफिन बॉक्स, हर चीज जो है वहीं से खरीदना है। कल को हो सकता है बच्चा भी प्रोवाइड करने लगे। ये जो हालत है, इतनी महंगी होती जा रही है शिक्षा। और कोई भी मिडिल क्लास, उससे पूछ लीजिए, उसके खून पसीने की सारी कमाई किस पे चली जाती है? एक छोटा सा घर बनाने में, बच्चे का जो है पढ़ाई कराने में, इलाज कराने में उसकी पूरी जिंदगी बीत जाती है। मुंबई में आप घर नहीं ले सकते, आपके पास घर है तो रीडेवलपमेंट का चाल चल करके आपके माथे से आपका छत छीन लेंगे। बच्चे की ठीक से पढ़ाई नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, बीएसएनएल लगता नहीं है। तो बीएसएनएल लगता नहीं है कि बीएसएनएल को लगने नहीं दिया गया ताकि जियो धन धनाधन हो जाए। सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ कि आपने सरकारी स्कूल ऐसा बना दिया कि आज सरकारी स्कूल की जो जमीन है, सरकारी विश्वविद्यालय के, सरकारी कॉलेज की जो जमीन है, अपने दोस्त को आप हैंडओवर कर सके। कुल मिलाकर के क्या है? आप घर की बात कर लें, शिक्षा की बात कर लें, तो कुल मिलाकर के इस देश के आम लोग, मिडिल क्लास लोग, उनकी जेब को अब ये काट नहीं रहे, बल्कि उनका कॉलर पकड़ करके उनके जेब में हाथ डाल करके पैसे निकाल रहे हैं। ये जो हमारे आंखों के सामने हो रहा है, इस पर हमको मुखरता से बोलने की जरूरत है। देश में जो शिक्षा व्यवस्था की हालत है, उस पे हमको मुखरता से बोलने की जरूरत है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए एनएसयूआई ने पूरे देश में एक कार्यक्रम लिया है कि चाहे चुनाव हो या ना हो, हमको इस बात से मतलब नहीं है। अभी तो मुंबई में चुनाव है नहीं, बीएमसी का इलेक्शन तो ये करवा नहीं रहे हैं। बताइए, सब जगह चुनाव हो रहा है, बीएमसी का चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? एक्चुअली ईडी को ज्यादा मेहनत करना पड़ जाएगा, ओवर टाइम करना पड़ जाएगा ना। अब इतना वार्ड है, इतने कैंडिडेट हैं, कहाँ कहाँ जाएंगे? एमएलए के घर पे जाएंगे, मिनिस्टर के घर पे जाएंगे, अब पता चला वार्डर के घर पे भी जाना पड़ेगा। बेचारी ईडी बहुत परेशान हो जाएगी। क्यों नहीं हो रहा है बीएमसी का चुनाव? तो सिंपल क्वेश्चन है। देश में डेमोक्रेसी है ना, देश के प्रधानमंत्री चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। फडणवीस जी जो है अपने, वो तो मुख्यमंत्री रहे नहीं, अच्छा उनका तो आडवाणी हो गया बेचारे का, कोई नहीं, तो चुनी हुई सरकार है ना यहाँ पे, महाराष्ट्र में भी, देश में भी। तो जब विधानसभा का चुनाव हो रहा है, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो सीनेट का चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? कॉलेज सीनेट का चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? बीएमसी का चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? ये एक्चुअली लोकतंत्र की जड़ को खत्म कर रहे हैं, उसके जड़ को खोद रहे हैं। और ये सारी चीजें जो हैं हमारे आंखों के सामने घटित हो रहा है। मैं पॉइंट ये कहना चाह रहा था कि चुनाव हो या ना हो, बीएमसी का चुनाव नहीं है, फिर भी हम मुंबई आए हैं क्योंकि एनएसयूआई का एक नेशनल कैंपेन है कि हम देश के विद्यार्थियों को जोड़ेंगे और हम जोड़ेंगे इस देश के एक एक स्टूडेंट्स को, ताकि हम जो आइडिया ऑफ इंडिया है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, उसको प्रोटेक्ट कर सके। और इसी कार्यक्रम के तहत जुड़ेगा विद्यार्थी जीतेगा इंडिया, जो कि हमारा एक नेशन वाइड कैंपेन है। हम मुंबई आए हैं और तमाम विभिन्न तरह के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और मुझे बहुत खुशी है, मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो है भारत जोड़ो यात्रा की जो मूल भावना है उसको जो है आपने जोड़ करके रखा है, आपने कैंप लगाया है। और हमारे नेता कहते हैं जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, और उस यात्रा का संदेशा यही है। और आज आप पूरी दुनिया को देख लीजिए, आज हमको सबसे ज्यादा प्रेम की, भाईचारे की, एकता की, शांति की जरूरत है। एक बार फिर से इस गांधी के देश में गांधी की जरूरत ज्यादा महसूस होने लगी है। इसी भावना के साथ जो आप तमाम लोगों ने कार्यक्रम रखा है उसमें हम शरीक होंगे और आपसे भी हमने 2-4 बातें की हैं। अब मैं चाहता हूं कि आपके जो प्रश्न हो उन प्रश्नों का मैं जवाब यथासंभव जो जवाब होगा मैं देने का प्रयास करूंगा। और एक चीज और मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, क्योंकि यूथ सेंट्रिक हमारा सारा प्रोग्राम है,
तो इस बात को मैं यहाँ मेंशन करना चाहता हूँ कि आज अलग अलग तरीके से हमारे दिमाग को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। जैसा पुराने जमाने में आप वो बसंती का तांगा देखे होंगे शोले फिल्म में, तो उसके घोड़े पे ना एक आंख पे एक चश्मा होता है ताकि घोड़ा जो है ना वो आगे पीछे ना देखे। तो आज हमारे दिमाग को कंट्रोल करने के लिए कई तरह के जो है चश्मों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसमें से जो सबसे खतरनाक है वो है ड्रग्स। इस देश के यूथ को ड्रग्स में झोंक कर, ताकि वो होश में ही ना, उसको पता ही ना चले कि उसके साथ, उसके समाज के साथ, उसके इतिहास के साथ, उसके भविष्य के साथ, उसके देश के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है। और मजेदार बात यह है कि ये सारे ड्रग्स